हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा गया है और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से सिनेमा जगत का वर्णन किया है। वे सभी सजे हुए, अर्थात कि वे सभी जितने भी इसमें जो काम काज करते हैं वो सभी सजे हुए सांस ले रहे हैं और सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं और 100% वो बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए और 78 जो मुर्दा इंसान थे मरे हुए के समान, वो भी क्या हो गए, जिंदा हो गए, उनमें भी जान आ गई। उनका बोलते बातें करते देखो, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली संवाद का अर्थ होता है बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। जो हमारे देश की फिल्म जगत की पहली जो फिल्म थी वो थी आलम आरा। उसके जो पोस्टर थे उनके विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। वो फिल्म थी आलम आरा, उसके पोस्टरों पर ये लिखे हुए थे कि वो सभी सजी हुए सांस ले रहे हैं और 100% बोल रहे हैं और 78 जो मुर्दा इंसान है वो जिंदा हो गए हैं और उनको बातें करते देखो। ये किसके पोस्टर पे लिखा था? आलम आरा के पे। 14 मार्च 1931 की वो ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था और 14 मार्च 1931 की वो इतिहास में जानने योग्य जो तारीख है, ऐतिहासिक तारीख, वो हमारे भारतीय सिनेमा में बड़ा बदलाव, हमारे भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, फेरबदल हुआ था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था और इसी दिन क्या हुआ था, हमारा जो भारत के सिनेमा है उन्होंने बोलना सीखा था। हालांकि वो दौर ऐसा था, हालांकि वो कैसा दौर था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था और जब मूक सिनेमा जो बोल नहीं सकते वैसे सिनेमा को लोकप्रियता वो का शिखर ऊंचाई पर थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, अर्थात पहली जो बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, रिलीज हुई, उसी साल कहीं मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बने और उसी साल क्या बहुत सी जो बिना बोले जो फिल्में थी वो भी कई तरह की भाषा में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। पर जब फिल्म वो आई आलम आरा, तब से क्या बोलती हुई फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया, अर्थात बोलती हुई फिल्में आने लग गई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्दिशर और पहली जो बोलती फिल्म बनाई थी उसके फिल्मकार कौन थे? अर्दिशर एम ईरानी। अर्दिशर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उन्होंने क्या किया, 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी और उन्होंने जब ये फिल्म देखी शो बोट, तो उनके मन में भी क्या हुआ कि बोलती हुई फिल्म बनाने की मन में इच्छा प्रकट हुई। पारसी रंगमंच की एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई और जो पारसी रंगमंच था उसकी एक लोकप्रिय नाटक था, उससे बनी हुई थी आलम आरा, तो उसको आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा अर्थात अपनी फिल्म की कहानी लिखी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए और जो इस नाटक में कई गाने थे उनको क्या किया, जैसा का जैसा ही फिल्म में ले लिया, अर्थात ये जो फिल्म बनी उसी में उन गानों को ले लिया। एक इंटरव्यू में अर्दिशर ने उस वक्त कहा था, एक इंटरव्यू हुआ था जो साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में उसको, उसमें क्या किया था, उस वक्त हमारे पास कोई संवाद लेखक, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई संवाद बोलने वाला लेखक नहीं था, गीतकार भी नहीं था और गीत गाने वाला गीतकार भी नहीं था, संगीतकार नहीं था और इन गीतों को संगीत देने के लिए संगीतकार भी नहीं था। इनकी सबकी शुरुआत होनी थी और अभी इनकी क्या थी, शुरुआत होनी थी।
अर्दिशर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी और उन्होंने क्या कहा, फिल्म के जो गाने थे उनके लिए क्या कि अपने आप खुद ने धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया और फिल्म का जो संगीत देने के लिए जो 3 वाद्य यंत्र थे जिनमें थे तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया और जो आलम आरा फिल्म थी उसके संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान और इस जो फिल्म में पहले पार्श्व गायकार थे पर्दे के पीछे गाने वाले। तो इसमें जो पहले पार्श्व गायक थे वो कौन थे, W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे और इस फिल्म का पहला जो गाना था वो था कि दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। अगर देने की ताकत है तो खुदा के नाम पर दे दे प्यारे, ये इस फिल्म का पहला गाना था और इसको गाया था W.M. खान ने। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका और उस समय क्या हुआ था, जो आलम आरा के जो ये गाने थे वो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी और साउंड के लिए क्या करना पड़ता था, उस फिल्म की शूटिंग रात के समय करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता और मूक युग की अधिकतर फिल्में थी उनको क्या किया था, प्रकाश के कारण दिन में उजाला रहता था इसलिए उनको दिन में ही शूट कर लिया जाता था। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी और जो फिल्म थी आलम आरा उसकी शूटिंग रात के समय हुई तो उनमें क्या क्या कृत्रिम तरीके से प्रकाश उजाले की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन और यहीं से क्या हुआ, ये प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे चल के क्या फिल्म जगत का फिल्म के निर्माण करने में हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही और आलम आरा ने क्या किया, भविष्य में आगे आने के लिए कई स्टार जो फिल्म बनाने वाले स्टार और टेक्नीशियन काम करने वाले तो दिए ही। अर्दिशर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्म बनाई और जो अर्दिशर थी उनकी कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से तो अधिक क्या थी, मूक फिल्म बनाई और लगभग 100 संवाद 100 बोलती हुई फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी अर्थात जानी मानी फिल्में थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेन वाली हिंदुस्तानी जो ये फिल्में थी ये हिंदी और उर्दू के मेल वाली अर्थात मिलती जुलती हिंदुस्तानी भाषा का लोकप्रिय बना। इन्होंने हिंदी और उर्दू को मिलान कर मिलने जुलती भाषा हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे और इसमें क्या था, गीत संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे, सब मिले हुए थे। फिल्म की नायिका जुवेदा थी और फिल्म की नायिका कौन थी, जुवेदा। इसमें जो हीरोइन थी वो थी जुवेदा। नायक थे विट्ठल और नायक कौन थे, विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे और उस दौर के सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, ये सबसे जाने माने थे जुवेदा और विट्ठल, इनको ज्यादा पैसे मिलते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है और उन दोनों को एक साथ चयन किया उनका, तो इसको लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है अर्थात लोगों की जबान पर है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, विट्ठल थे उनको क्या था, उर्दू बोलने में मुश्किल, वो उर्दू नहीं बोल पाते थे, मुश्किल आती थी, अच्छी तरीके से नहीं आती थी, मतलब बोल लेते थे पर इतनी ज्यादा नहीं आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया और पहले तो उनको क्या बतौर उन्हीं को नायक के अभिनेता के रूप में चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें
हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना लिया गया। और जब उनको उर्दू नहीं आती थी तो इसी कारण से उनको वहाँ फिल्म के जो नायक था उससे हटाकर उनकी जगह पे कौन ले लिया, महबूब को नायक बना लिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और इससे क्या हुआ, जो विट्ठल थे वो नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। और उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। और उस दौर के समय जो 1931 के समय उनका जो मुकदमा था वो किसने लड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील थे। तब के वो मशहूर जाने माने वकील थे, हुआ करते थे। तब के वो जाने माने वकील हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। और विट्ठल साहब थे वो मुकदमा जीत गए और जो देश की भारत की पहली जो बोलती फिल्म थी उसके वो नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही और उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टेटमैन के रूप में सक्रिय रहे। और मराठी और हिंदी फिल्मों में वो लंबे समय तक नायक रहे, अभिनेता रहे, स्टेटमैन यानी कि जो खतरनाक काम करने वालों के रूप में सक्रिय रहे, हमेशा तैयार रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी और जो फिल्म थी आलम आरा उसमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। और फिल्म जो थी आलम आरा उसमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे, इस फिल्म में थे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने और आगे चलकर ये लोग क्या थे, जो फिल्म उद्योग है उसके प्रमुख स्तंभ शीर्षक व्यक्ति माने जाने लगे। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। और ये जो फिल्म थी वो 14 मार्च 1931 में मुंबई के जो मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, अर्थात ये वहाँ रिलीज हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और फिल्म 8 सप्ताह तक लगातार हाउसफुल चली। और भीड़ इतनी उमड़ती थी बहुत ज़्यादा इंसान देखने वाले इकट्ठे होते थे कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। और इतने ज़्यादा व्यक्ति देखने के लिए आते थे कि पुलिस उनको बड़ी मुश्किल से उनको नियंत्रण करती थी। समीक्षकों ने इस भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। और जो समीक्षक थे, जो विशेषज्ञ, जो उसकी जानकारी मतलब सुझाव देने वाले, उन्होंने इस फिल्म को क्या बताया, भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। उन्होंने इसको भड़कीली मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली फैंटेसी जाने जाने वाली फिल्म करार दिया। मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। मगर जो दर्शक थे देखने वाले, उनके लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। और ये फिल्म कितनी थी, 10,000 फुट लंबी थी। और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। और इस फिल्म को बनाने में कितने महीने लगे थे, 4 महीने। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, संवाद जो फिल्म बोलती हुई जो फिल्में थी उनके लिए क्या थी, पुराने जमाने की जो कथाएं होती थी उनसे, पारसी रंगमंच के नाटकों और पारसी भाषा के जो रंगमंच थे, नाटक थे, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। और इस जो फिल्म थी इसमें क्या थे, पौराणिक जो प्राचीन काल की कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक और अरबी जो भाषा है उसमें प्रेम कथाओं का विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कहीं सामाजिक विषयों वाली फिल्म भी बनी और इसके अलावा कहीं ऐसी जो सामाजिक समाज के को मद्देनजर रखकर जो फिल्में बनाई वो भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान और ऐसी एक दूसरी फिल्म क्या थी, खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था और इसमें जो एक किरदार था वो किसका था, महात्मा गांधी जैसा था। महात्मा गांधी का भी किरदार बना हुआ था इसके अंदर। तो इसके कारण संवाद फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। और इसके कारण क्या हुआ, जिसमें महात्मा गांधी का किरदार था, इसलिए जो बोलती हुई फिल्में थी उनको ब्रिटिश प्रशासकों, ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे, उनकी तीखी नजर का सामना करना पड़ा। संवाद सिनेमा ने एक नए दौर की शुरुआत
कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्दिशर इतने विनम्र थे, अर्थात ये जो संवाद फिल्म के नए दौर की शुरुआत करवाने वाले जो निर्माता निर्देशक थे अर्दिशर, वो इतने विनम्र थे, अर्थात स्वभाव से बहुत ही भले इंसान थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर, जब 1956 में जो फिल्म थी आलम आरा, उसके 25 वर्ष पूरे हो गए थे, होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। तब क्या किया गया, उनको सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया। और उनको क्या उपाधि मिली कि वो भारतीय जो संवाद फिल्में थी, बोलती हुई फिल्में, उनके पिता माना गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, तो उन्होंने उस मौके पर कुछ कहा था, मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, कि मुझे इन किताबों की ये उपलब्धियों की जरूरत नहीं है, तो मैंने तो क्या किया, अपने देश के हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत तो भी शुरू हुई। और फिर क्या हुआ, जब पहली फिल्म आई तो उसके बाद से जो सिनेमा जगत के पढ़े लिखे, सिनेमा में काम करने वाले पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। अब क्या था, संवाद भी बोलने थे, जो भी उसमें काम करते थे तो वो जो बोलना, उनके जो संवाद होते उनको बोलकर प्रस्तुत किया जाता था। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला, और क्या था, अब अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो बलवान जैसी शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। और जो मूक फिल्म थी, बिना बोली हुई जो फिल्में थी, उनमें तो क्या था, बलवान जो पहलवान होते, जैसे शरीर मोटे ताजे शरीर वाले, स्टंट जो खतरनाक काम करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से ही काम चल जाता था। अब उन्हें संवाद बोलना था, अब तो उन्हें क्या था, बोलना भी था, साथ में करने के साथ साथ बोलना भी पड़ता था। और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी, और जो गायक थे उनकी प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी, उनको भी सम्मान मिलने लगा था। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्में में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। और जब से ये आलम आरा आई, तब से क्या हुआ, जो संवाद बोलते दौर की जो फिल्में थी, उनमें कई गाने वाले गायक और अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, और इससे क्या हुआ, हिंदी और उर्दू भाषा का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, और जो सिनेमा जगत में देह और तकनीकी की जो भाषा थी, उसकी जगह क्या था, जन प्रचलित जो हमारी बोलचाल की भाषा थी, उसका दाखिला हुआ, अर्थात उनको शामिल किया गया हुआ। सिनेमा ज्यादा ऐसी देसी हुआ, और सिनेमा ज्यादा क्या हुआ, देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, एक तरह की क्या थी, नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। और जिससे क्या हुआ कि एक तरह की आज़ादी थी, इंसानों को छूट थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक जो रोज का और सार्वजनिक जो हमारे सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब नजर आने लगा, उसकी छाया उसमें दिखने लगी, बेहतर होकर उभरने लगी, हमारे सामने आने लगी। हमारे रोज के जो कार्यकलाप थे और हमारे समाज में जो हो रहा है उसके बारे में फिल्मों में उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था, और जो अभिनेता थे, काम करने वाले अभिनेता फिल्मों में, और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता, उनको देखकर उनका असर जो दौर के दर्शक, जो लोग देखते थे, दर्शक भी खूब उन पे भी खूब पड़ रहा था, अर्थात वो भी उन पे भी असर हो रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी, और क्या वो करते थे, जैसे हीरो और हीरोइन को देखते थे लोग, उनका ही वैसा ही करते थे। जो माधुरी नाम की एक फिल्म थी, उसमें नायिका थी सुलोचना, उसकी जो हेयर स्टाइल, बालों की जो कटिंग थी,
उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थे। उस दौर की औरतों ने भी उसको देखकर वैसी कटिंग करवाना शुरू कर दिया। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी, और औरतें क्या कर रही थी, अपनी केस सज्जा, अपने बालों को उसी तरह सजा रही थी। अर्दिशर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। और जो अर्दिशर ईरानी थे उनकी फिल्मों में भारतीयों के अलावा, जो हमारे भारतीय अभिनेता अभिनेत्रियों के अलावा ईरानी जो कलाकार थे उन्होंने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, ब्रह्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। और जो फिल्म थी आलम आरा वो भारत में ही नहीं, भारत के अलावा श्रीलंका, ब्रह्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। अर्थात इनको वहाँ भी जो फिल्म थी उसको वहाँ भी पसंद किया, लोगों को पसंद आई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक अर्दिशर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। अर्थात जो भारतीय जगत के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, उनको संवाद फिल्मों के जनक अर्दिशर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। क्योंकि अर्दिशर की जो फिल्म आई थी आलम आरा, वहीं से हमारा जो भारतीय सिनेमा था उसका एक नया युग शुरू हुआ था, नया अध्याय शुरू हुआ था। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए थे? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। अर्थात उस फिल्म में कितने चेहरे थे? जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित की गई थी तो उसके पोस्टरों पर छापा गया था कि वो सभी सजीव है। अर्थात वो सभी बोलते हैं, सजीव हैं और सांस ले रहे हैं, और क्या है, उनकी सांसें चल रही है, और वो 100% बोल रहे हैं, और वो 100% क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। 78 मुर्दे इंसान जिंदा हो गए, और उसमें जो 78 मुर्दा इंसान थे वो क्या हो गए थे? जिंदा हो गए, फिर से जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। उस फिल्म में 78 चेहरे थे, और उस फिल्म में कितने चेहरे थे? 78। अर्थात इसमें जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी तो उसके पोस्टरों पर छापा गया था कि वे सभी सजीव हैं, सभी आपस में बातें कर रहे हैं और 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान थे जो अब जिंदा हो गए हैं और बातें करते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और उस फिल्म में कितने चेहरे थे? तो उस फिल्म में 78 चेहरे थे। क्वेश्चन नंबर 2, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्दिशर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। अर्थात जो पहली बोलती फिल्म थी उसके निर्देशन एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना है। तो पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए अर्दिशर एम ईरानी को हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म, इनको जो हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म थी शो बोट, उस फिल्म का नाम क्या था? शो बोट, उसको देखकर इनको प्रेरणा मिली थी। उन्होंने आलम आरा फिल्म बनाने के लिए पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर पटकथा तैयार की थी। उन्होंने फिल्म बनाने की प्रेरणा तो मिली थी, हॉलीवुड की फिल्म थी शो बोट, और उन्होंने उसको देखकर आलम आरा फिल्म बनाने के लिए पारसी जो रंगमंच था उसके नाटक को आधार बनाकर पटकथा तैयार की थी। अर्थात आलम आरा फिल्म की कहानी लिखी थी, उसके संगीत जो उस नाटक में जो संगीत थे उनको ज्यों का त्यों जैसा उस नाटक में थे उनको वैसा का वैसा ही फिल्म आलम आरा में उतार लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ। विट्ठल का जो चयन था वो फिल्म आलम आरा के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? अर्थात उनको क्यों हटाया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ था। अर्थात पहले इनका विट्ठल साहब का इस फिल्म में अभिनेता के रूप में चयन हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उनको विट्ठल साहब को उर्दू भाषा नहीं आती थी, उर्दू भाषा बोलने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए उनको हटाकर उनकी जगह महबूब को ले लिया था। फिर उन्होंने अपने हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया था
इसलिए उनको विट्ठल साहब को, और वो मुकदमा जीत गए थे और उनका मुकदमा लड़ा था मोहम्मद जिन्ना ने। तो वो जीत गए थे, इसलिए उन्होंने फिर से उनको इस फिल्म का नायक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, पहली सम्मान फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्दिशर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्दिशर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? लिखिए। अर्थात ये जो फिल्म थी उसके निर्माता निर्देशक अर्दिशर ने जब सम्मानित किया था तो सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, अर्दिशर ने क्या कहा, इसके लिए इस प्रसंग में लेखक ने अपनी टिप्पणी लिखी है। अर्थात निर्माता निर्देशक अर्दिशर ने जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहकर संबोधित किया। जब उनको सम्मानित किया गया तो जो संवाद फिल्म के सम्मानित किया, इसके जवाब में अर्दिशर ने कहा उनको भारतीय सिनेमा संवाद फिल्म का पिता कहा, तो उसके जवाब में अर्दिशर साहब ने कहा कि मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो क्या किया है, अपने देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। अर्थात मुझे इतना बड़ी उपलब्धि देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपने हिस्से का योगदान दिया है अपने देश के लिए। इस प्रसंग में टिप्पणी करते हुए लेखक ने कहा कि वे अत्यंत विनम्र व्यक्ति थी। अर्थात लेखक ने बताया कि वे अत्यंत विनम्र थे, अर्थात स्वभाव से बहुत ही भले इंसान थे। वे संवाद सिनेमा के जनक थे जिनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा ने जनक दादा साहब फाल्के को अपनाना ही पड़ा, और वह भारतीय संवाद फिल्म थी उसके जनक थे, और उसकी उपलब्धि को जो भारतीय सिनेमा के जनक है दादा साहब फाल्के उन्होंने अपनाया, क्योंकि वहाँ से ही सिनेमा जगत का नया युग शुरू हो गया था। ये चारों क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।